तो जहां इस ग्लेशियर ने तांडव मचाया, पानी का प्रलय लेकर आया ग्लेशियर, वहां पहुंचा है आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज, ताकि आपके सामने सबसे विश्वसनीय खबर हम रख पाए। आपको याद दिला दें, चमोली पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को सतर्क रहने और अफवाहों से दूर रहने के लिए भी कहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जहां जहां सैलाब आया, वहां वहां सब कुछ कैसे बर्बाद हो गया। पानी का ये विकराल रूप रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तबाही की ऐसी तस्वीरें जिसको देख कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं, कई प्रोजेक्ट तबाह हो गए, कई मजदूर लापता हो गए। बचाव और राहत में जुटी टीमों की पूरी अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। उत्तराखंड के चमोली में ये ना रुकने वाला सैलाब था। तबाही मचाते हुए ये सैलाब जैसे जैसे नीचे आया, जहां जहां आया सब कुछ बहा ले गया। सबसे पहले रैणी गांव के पास ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में सैलाब ने तबाही मचाई। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट 2005 में बनना शुरू हुआ था। ये पावर प्रोजेक्ट 13 मेगावाट से ज्यादा क्षमता का निजी प्रोजेक्ट है। इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर कई विवाद भी रहे, हालांकि यहां पर बिजली उत्पादन शुरू हो गया था। इस प्रोजेक्ट में करीब 35 लोग काम करते थे, जिनमें 4 पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी थी। 2 छुट्टी पर थे और 2 लापता हैं। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले करीब 30 लोग अभी भी लापता हैं। अब तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए। सैलाब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मलबे के साथ सब तबाह करता जा रहा था। अब सैलाब ऋषि गंगा से 5 किलोमीटर नीचे निर्माणाधीन एनटीपीसी के तपोवन पावर प्रोजेक्ट पहुंच चुका था। सरकारी कंपनी एनटीपीसी का तपोवन पावर प्रोजेक्ट 2006 में बनना शुरू हुआ था और इसका 70 से ज्यादा फीसदी काम पूरा हो चुका था और इसी साल इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने का अनुमान था। लेकिन इस तबाही से पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 148 लोग अभी भी लापता हैं। ऋषि गंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट के अलावा रैणी गांव, लाता गांव और मलारी इलाके में सड़कें बह गई। बीआरओ का एक पुल भी बह गया। मन में ये विचार आते ही शरीर में कंपन होने लगता है कि अगर ये तबाही, ये सैलाब रात के अंधेरे में आता तो क्या होता, कितनी और जाने जाती, कितने और लापता होते। तबाही तो तब भी और ज्यादा विकराल होती अगर ये देवदूत ना होते, जो अपनी जान पर खेल लोगों को न बचाते। रात भर बचाव कार्य जारी रहा। वैसे तबाही की खबर आते ही प्रशासन एक्टिव हो गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हर तरफ से दिशा निर्देश आने शुरू हो गए। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इस वक्त बचाव कामों में आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान जुटे हैं। इन मंजरों को देखकर 2013 में आई केदारनाथ की तबाही हर किसी के जहन में ताजा हो गई।
जब केदारनाथ में भी कुछ ऐसा ही मंजर आया था और कई जिंदगियों को लील गया था, तब केदारनाथ था और इस बार बद्रीनाथ का रेंज सैलाब के निशाने पर था। राहत और बचाव तेज गति से चल रहा है। अभी भी कई जिंदगियां इस सैलाब में फंसी हैं। दुआ कीजिए और बारिश ना हो, ये तबाही रुक जाए, क्योंकि ये जल सैलाब कई परिवारों की जिंदगी सूनी कर चुका है, अब और नहीं। कि हमारे सहयोगी वरुण जैन उत्तराखंड में मौजूद हैं। कल सबसे पहले मौके पर पहुंचे और आज ग्राउंड जीरो पर उसी साइट पर मौजूद है जहां से पूरा सैलाब दिखना शुरू हुआ। वरुण, आपके आसपास जैसी जानकारी मिल रही है, कुछ लोग हैं जो अपनों को तलाशने आए हैं, उनसे जरा बात कीजिए। देखिए, मैं उन लोगों से भी बात कराऊंगा क्योंकि इनके जो अपने परिवार वाले हैं इसी तपोवन विष्णु बैराज जो है, जो विद्युत परियोजना यहाँ पर काम करते थे, लेकिन उनका कल से अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पहले मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, जो नीचे बैराज है, हैरान करने वाली बात यह है कि इसके ऊपर आपको मलबा नजर आ रहा होगा, जबकि पानी इस बैराज के जो टॉप लेवल है उससे करीब 70 मीटर नीचे बहता था। 35 मीटर आपको फिलहाल बैराज नजर आ रहा है। मैं 70 मीटर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो पानी का लेवल है वहां पर करीब 30 से 35 मीटर मिट्टी भर गई है उस नदी में। उस बैराज में नीचे मिट्टी इतनी भर गई है कि वो 70 मीटर से अब सिर्फ 35 मीटर रह गया और उस 35 मीटर के ऊपर भी बैराज के ऊपर से आपको सिर्फ मलबा और मलबा नजर आ रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या भयावह यहाँ पर नज़ारा होगा, मंजर रहा होगा। करीब 100 मीटर यानी कि करीब 100-150 मीटर ऊपर पानी सैलाब यूं बहता हुआ आगे निकल गया। आगे जो टनल थे उन टनल के अंदर मिट्टी और जो मलबा था वो भर गया। उसी के अंदर ये सब लेबर जो मजदूर है वो काम कर रहे थे, जो कि फंस गए। 16 लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन ये परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर घूम रहे हैं। पता करने की कोशिश करें, आपका कौन काम करता था यहाँ पर? ये मेरा बेटा यहाँ पे काम करता था। हाँ। जो कि कल 10 बजे से टनल के अंदर ही है और अभी कोई पता नहीं चला है। किसी तरीके से कुछ संपर्क हो पा रहा है या फिर कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी जी कह रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन अभी कोई पता नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा, आपका कौन है? सर, मेरा ये छोटा भाई है, वो टनल के अंदर है। कल से जो है उसका जो है फोन ही नहीं लग रहा है। कुछ अंदाजा कि कितने लोग थे टनल के अंदर काम कर रहे थे? सर, ये बता रहे हैं कि तो प्रशासन ही बता पाएगा कितने लोग हैं इनके। परिवार से बात होती है कि एक बारी में कितने ड्यूटी में लोग टनल में? कल ऐसे बता रहे हैं कि संडे है, 20-25 लोग अंदर थे, ये बता रहे हैं। ये बताया जा रहा है उनके थ्रू। आपने सुना कि ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो अपने परिवार के सदस्यों को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं, ये टनल है करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी है। हैरान करने वाली बात यह है, हमने खुद एबीपी न्यूज़ ने तस्वीरें दिखाई है, टनल मलबे से लबालब भरी हुई है। और खुद आईटीबीपी ने साफ किया कि हफ्ता और 10 दिन भी इस टनल को मिट्टी को बाहर निकालने में लग सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति होगी, किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा। तो बेहद बड़ी आपदा और विपदा, बेहद भयानक मंजर जो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। जी, तो मलबे के कारण तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन वो लगातार अब भी जारी है। तपोवन के एक टनल से 16 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन दूसरी टनल में अब भी 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। ये टनल करीब 250 मीटर लंबी है। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे के मुताबिक उनकी टीम अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। आज सुबह से फिर से हमने अपने जो सर्च ऑपरेशन है सेकेंड टनल के लिए उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। लगभग 30 लोगों के वहाँ फंसे होने की हमें सूचना है और हमारे लगभग 300 जवान आईटीबीपी के वहाँ पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं, जिससे लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से सूचना है उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि लगभग 170 लोग इस आपदा में मिसिंग हैं। 12 लोगों को कल आईटीबीपी की टीम ने एक टनल से निकाल लिया था। ये 30 लोगों की दूसरी टनल है जहां पर कि ये लोग अभी फंसे हुए हैं। साथ ही साथ कल शाम तक 7 डेड बॉडीज़ मिली थी अलग अलग इलाकों में और 6 लोग इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और आईटीबीपी की टीम्स अलग अलग इलाकों में बचाव कार्य कर रही हैं। फिलहाल हमारा पूरा फोकस है कि हम लोग टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालें, बिकॉज उनके जीवित होने की संभावना है।
और उन पर पूरा फोकस अभी हम लोग कर रहे हैं कि उनको पहले हम वहाँ से निकालें। है मरने वाले का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक हम आपको बता रहे थे कि इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ गया है। 14 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। लगातार आईटीबीपी की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड त्रासदी में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह जो टनल्स मौजूद है जिनमें मलबा भरा हुआ है, उसमें आईटीबीपी को तमाम मुश्किलात आ रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर हम आपको दे रहे थे, लेकिन 14 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इन देवदूतों को एबीपी न्यूज भी करता है सलाम। देवभूमि उत्तराखंड में रविवार की सुबह आपदा ने कहर बरपाया। कल की घटना ने 7 साल पुरानी केदारनाथ आपदा की भयावह यादें ताजा कर दी। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के जरिए सुनिए कल क्या कुछ हुआ उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में। सुबह 11:20 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर फोन की घंटी बजती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को फोन कर राज्य में एक प्राकृतिक आपदा की जानकारी दी जाती है। क्या खतरनाक आ रहा है ये? मुख्यमंत्री तुरंत चमोली जिला प्रशासन को फोन कर घटना की पुष्टि करते हैं। घटना 9:30-10 बजे की हो सकती है। जगह रैणी गांव, जिला चमोली। रविवार की सुबह चमोली के जोशीमठ के पास रैणी गांव नाम की एक जगह है, जहां एनटीपीसी प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। 176 लोग ड्यूटी पर निकले थे। वीकली ऑफ रहता है, तो स्थानीय लोग संडे को छुट्टी ले लेते हैं। स्थानीय लोग भी काम करते हैं वहां पर, लेकिन आज वो अवकाश पर थे, संयोग से सबके सब लोग। रविवार होने की वजह से ये संख्या और दिनों के मुकाबले कम थी। हमारे पुलिस के भी 4 जवान सुरक्षा में थे। 2 तो छुट्टी पर थे, क्योंकि 2 की ड्यूटी लगती थी, और 2 वहां पर थे। तो दोनों के दोनों मिसिंग हैं, और 29-30 के करीब जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करते थे, वो लोग मिसिंग हैं। रैणी गांव से 5 किलोमीटर नीचे तपोवन में भी कुदरत का कहर थमा नहीं। तपोवन में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा था। यहीं सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ। पांच किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तपोवन में ये एनटीपीसी का निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था, और इसमें काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। जो मोटी मोटी जानकारी है कि 176 मजदूर ये अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे, और वहां पर 2 टनल हैं। एक टनल में 15 लोग, क्योंकि वो संपर्क में आ गए मोबाइल पर, तो 15 लोग थे। तपोवन में 2 टनल हैं, पहला एडिट और दूसरा मेन टनल। एडिट टनल से तो रेस्क्यू टीम का संपर्क हो गया है, लेकिन चिंता का सबब बना हुआ है मेन टनल। दूसरी टनल में अनुमान है कि 30-35 लोग संभावित हैं। जब ये एवलांच आया तो 35-40 लोगों का अनुमान है कि वो जब लोग चिल्लाए, शोर हुआ, गांव जो आसपास जो ऊपर जो गांव थे उन्होंने वहां से आवाजें दी, तो 35-40 के करीब लोग वहां से वापस आ गए। कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया। एक हल्का घायल है, थोड़ा सदमा भी हो सकता है, लेकिन कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। और अभी तक 7 बॉडी रिकवर हुई हैं। जो दूसरी जो टनल है जिसमें 35-40 के करीब लोग, 35 के आसपास की संभावना है, वो बहुत मलबा वहां आने से और मलबा अंदर तक प्रवेश घुस गया उस सुरंग में, और सुरंग तक पहुंचना भी बहुत कठिन काम था, बहुत जोखिम भरा था। लेकिन हमारे आईटीबीपी के जवानों ने रोप के सहारे वहां पर उतरे
सड़क वहां तक है, लेकिन इतना मलबा है कि उसमें किसी भी मशीन का जाना ये संभव नहीं है। मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है। 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। रैणी गांव और तपोवन में कुदरत का सबसे ज्यादा कहर दिखा तो इलाके में जनसंपर्क टूट गया है। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर राहत बचाव के कार्य में जुट गई है। धौलीगंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहां 17 गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से। हिमालय क्षेत्र में लगातार ग्लेशियर पिघलने की रिपोर्ट लगातार हो रही है। पोट्सडैम यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालय क्षेत्र की हजारों प्राकृतिक झीलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार तापमान बढ़ने से नदियों और झीलों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिस वजह से हिमस्खलन की ऐसी आपदाओं की आशंका हिमालय क्षेत्र में और बढ़ सकती है। उत्तराखंड त्रासदी की पल पल की खबर आपको देने के लिए ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। पहाड़ के नीचे मलबा ही मलबा पड़ा दिखा। रैनी गांव को जोड़ने वाला पुल भी बह चुका है। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही का मंजर। अब तक 14 लोगों के शव मिले। 170 लोगों के लापता होने की खबर। एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवान रात में भी राहत और बचाव के काम में जुटे रहे। आईटीबीपी ने तपोवन टनल में फंसे 16 लोगों को बाहर निकाला। मेन टनल में अभी भी फंसे हुए हैं 30 लोग। 250 मीटर लंबी सुरंग में बचाव का काम जारी। सैलाब के चलते तपोवन की मुख्य सुरंग में बड़ी मात्रा में मलबा भरा। आईटीबीपी के मुताबिक टनल को पूरी तरह से साफ करने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। चमोली में तबाही मचाने के एक दिन बाद भी उफान पर अलकनंदा नदी। नंदा देवी ग्लेशियर से पीपली कोट और चमोली तक फैला है सैलाब का मलबा। उत्तराखंड त्रासदी में लखीमपुर खीरी के 60 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए थे ये मजदूर। उत्तराखंड में राहत और बचाव के लिए एयरफोर्स ने भी कसी कमर। नेवी के मार्कोस कमांडो के साथ देहरादून से चमोली के लिए रवाना हुए जवान। जोशीमठ में आपदा में रेस्क्यू के लिए सेना ने भी संभाला मोर्चा। 2 मेडिकल टीम और एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की टीम डिप्लॉय की गई। सेना के हेलीकॉप्टर भी मौके पर मौजूद। उत्तराखंड सरकार ने आपदा को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए। जानकारी के लिए 1070 और 9557444486 पर कॉल किया जा सकता है। उत्तराखंड में आपदा पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात की। बोले पूरा देश उत्तराखंड के साथ। राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो ट्वीट किया। लिखा, अपने लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार हर पर तैयार है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, 125 से ज्यादा लोग लापता। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख का मुआवजा। उत्तराखंड के जोशीमठ में रैणी गांव के पास कल सुबह 10:30 बजे ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई। ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में उफान आया। नदी में उफान से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह। तपोवन डैम को भी भारी नुकसान हुआ। बाढ़ से 2 पुल भी टूटे। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही की आशंका है। हादसे में कई मकान भी ढह गए। उत्तराखंड में तबाही की वजह से बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है असर। टिहरी बांध में बिजली प्लांट बंद किया गया। पानी छोड़ने पर भी रोक।
किस तरीके की तबाही उत्तराखंड अभी विटनेस कर रहा है, ये हम आपको हर एक रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम उनसे समझ सकें कि इस तरीके की स्थिति आखिरकार उत्तराखंड में कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी। तो हमारे साथ जो मेहमान है उनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे हमारे साथ हैं, कृष्णा मित्रो कंसल्टेंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के, डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम हमारे साथ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईटी इंदौर, ग्लेशियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पूर्व उप सेना प्रमुख भी हमारे साथ। सबसे पहले विवेक पांडे का रुख करना चाहूंगी। विवेक जी, अभी की मौजूदा हालात क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितना वक्त लग सकता है, कितने लोगों की फंसे होने की आशंका है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, कल के ऑपरेशन के बाद जब उन 12 लोगों को वहाँ से निकाला हम लोगों ने टनल नंबर 2 से, ये इस टनल से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है अपस्ट्रीम, और वहाँ से जो मुस्कुराते चेहरे हमको मिले लोगों की, उससे मनोबल में काफ़ी इजाफा हुआ हमारे आईटीबीपी के जवानों के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। और ये जो सेकेंड टनल है वहाँ पर लगभग 30 लोगों के फंसे होने की हमको सूचना है। कल शाम को भी काफ़ी कोशिश की गई इसको खोलने की, लेकिन पानी का जो जल स्तर का जो लेवल था वो ऊपर आ गया, काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू में वर्क्स में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि स्लो डाउन हुआ था। आज सुबह फिर से अर्थ मूवर्स हम लोगों ने अंदर भेजे हैं और हमारे जवान लगभग 300 जवान वहाँ पर लगे हुए हैं, सेना भी है वहाँ पर, एनडीआरएफ भी है और हमारे सिस्टर एजेंसीज भी हैं। और अभी स्थिति ये है कि लगभग हम लोग 25 से 30 मीटर और अंदर जा पाए हैं। अंदर 2 हमारी जो मशीन्स हैं वो लगी हुई हैं, और ऐसी जो हम लोग उसका मैप देख के जो अनुमान लगा पा रहे हैं, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो कि राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, जो कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये पूरा टनल है। तो हमारे माउंटेनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे रेस्क्यूअर्स और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड पे हैं, पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और हम ये आशा कर रहे हैं कि थोड़ी देर में कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा जैसे जैसे हम टनल के अंदर जा रहे हैं। हमारे हिमवीर कल से लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का। इन सब के बीच हमारे साथ कृष्णा मित्रो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और कृष्णा मित्रो से जानने की कोशिश करेंगे कि अब राहत और बचाव कार्य कितना और वक्त ले सकता है। कृष्णा मित्रो, आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में कंसल्टेंट हैं, आपके हिसाब से जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ये जो मरने वालों की तादाद अब 15 बताई जा रही है, 14 बताई जा रही है, क्या आपको लगता है कि इन तस्वीरों को देखकर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है और सही आकलन आज शाम तक साफ तौर पर सामने आ सकता है? एक तो आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा एको है। मेरा ख्याल है जो स्टूडियो के जो स्पीकर्स हैं वो बहुत लाउड है। मेरे को पूरी तरह से आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। हाउएवर जो मेरे को समझ आया है आपका सवाल, जो कैजुअलिटीज़ हैं, कैजुअलिटीज़ लाइकली टू इंक्रीज़, क्योंकि अभी तो एक ही दिन हुआ है, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं हादसे को, और जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है अब तक, उससे जो 12-14 जो डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं और 16 रेस्क्यू किए गए हैं, मेरे अंदाजे से 30-35 लोग जो टनल में फंसे हुए हैं उसमें कुछ और कैजुअलिटीज़ आने की संभावना हो सकती है। हम तो यही दुआ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम कैजुअलिटीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे सर, इस वक्त ग्राउंड जीरो का रुख करना चाहूंगी क्योंकि हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो हालात का जायजा ले रहे हैं लगातार और उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जो हैरान परेशान है क्योंकि उनके अपने मिल नहीं रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं। वरुण का रुख करना चाहेंगे। वरुण, अभी आप जहां मौजूद है वहां की क्या स्थिति? क्या जो वो परिजन सुबह आपने तस्वीरों में दिखाए थे, पहुंचे हुए थे अपनों को ढूंढने के लिए, अब भी हैरान परेशान है या उनको कोई मदद मिल पाई? देखिए, ऐसे कई परिजन है जो कि हैरान परेशान ही घूम रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन नीचे दिखाएं तो, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ नीचे चल रहा है, बड़ी संख्या में जो अपनों को ढूंढ रहे हैं लोग वो वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि अभी टनल में जो काम है, रेस्क्यू है, वो चल रहा है। लेकिन प्रतिमा 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, हमने खुद एबीपी न्यूज़ ने दिखाया, लबालब वो मलबे से भरी हुई है।
खुद आईटीबीपी का कहना है कि इसमें समय लगेगा अभी मलबे को बाहर निकालने में। तो किस तरीके से रेस्क्यू होगा, कैसे उनको बाहर निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है ये उनके लिए चिंता का सबब बन रही है। और इन्हीं दृश्यों को देखकर भी वो जो परिजन जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो परेशान है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अपनी तरफ से तो प्रशासन बहुत तेजी से कर रहा है। वरुण, आएंगे आपके पास क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी की भारी दिक्कत है, फिर भी आप लगातार लाइव तस्वीरें भेज रहे हैं। अच्छी बात यह भी है वरुण कि मौसम आज काफी साफ है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी पकड़ लेगा। डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT इंदौर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजम साहब, आप तो बेहतर तरीके से ग्लेशियर्स को समझते हैं। ये ग्लेशियर्स का टूट जाना और इस बहाव में आक्रामक तौर पर पानी निकल जाना, क्या इसका आकलन नहीं किया जा सकता? डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम, सवाल आपसे था। फारूक साहब, आवाज नहीं आ रही है शायद। चलिए, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पूर्व उप सेना प्रमुख, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह जी, आईटीबीपी सबसे पहले वहां मोर्चा संभालने के लिए पहुंची क्योंकि जो चेक पोस्ट है सीमा का चीन के साथ लगता हुआ वो करीब है। लेकिन आईटीबीपी है, SDRF है, NDRF है, वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है आज सुबह से। क्या लगता है आपको, इतनी एजेंसियां अगर है तो रेस्क्यू जल्द हो जाएगा? जो प्रायोरिटी है वो बचाव, राहत और रिकंस्ट्रक्शन की है। अभी जो चैलेंजेस हैं, जो मिसिंग हैं, उनको ढूंढना और उन तक पहुंचना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए जिस प्रकार आपने बताया कि SDRF, जो NDRF और ITBP के अलावा जो आर्मी के 6 कॉलम वहां पहुंच चुके हैं और इसके अलावा 2 मेडिकल टीम्स पहुंची हैं अपनी एम्बुलेंस वगैरह और मेडिकल सपोर्ट के साथ में। और इसके अलावा एक इंजीनियर टास्क फोर्स भी वहां पहुंच गई है, JCB और जो बाकी इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट के साथ में। इसके अलावा मैं कहूंगा कि जो आर्मी एविएशन के जो चीता हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इस इलाके में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं ताकि पूरा कोऑर्डिनेशन कर सके। और अगर आप पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस को देखें तो एयरफोर्स के जो C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, AN-32 है और जो MiG-17 एयरक्राफ्ट है वो बिल्कुल रेडी हैं और अपना कार्य करने के लिए। और जो बात आप कह रहे हैं एयरफोर्स को लेकर, महत्वपूर्ण ये है कि कहा भी ये जा रहा है कि आज सुबह से जब एयरफोर्स मोर्चा संभालेगा तो रफ्तार से रेस्क्यू शुरू हो जाएगा क्योंकि वहां जहां रोड कनेक्टिविटी लगभग टूट गई है वहां एयरफोर्स पूरी तरह से काम कर सकती है। टूटने से मची तबाही की किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो एक एक कर ABP न्यूज आपके सामने रख रहा है। खास मेहमान भी इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। ITBP के प्रवक्ता विवेक पांडे भी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से जैसे जैसे रेस्क्यू की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें मलबा हटाने की कोशिश करती हुई एक मशीन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है साफ तौर पर। विवेक पांडे जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने चूंकि ये बात क्लियर की, लेकिन अभी जितनी फोर्स मौके पर मौजूद है क्या उतनी काफी होगी या जो आप लोग आकलन कर रहे हैं ग्राउंड पर उसके हिसाब से लगता है कि आपको और लोगों को लगाना पड़ेगा ताकि रेस्क्यू में बाधा ना आए और वो रेस्क्यू जल्दी हो पाए? देखिए, ये जो पूरा इलाका है यहाँ मैन पावर से ज़्यादा ज़रूरत संसाधनों की है और ऑलरेडी वहाँ पे मुझे लगता है हमारे ITBP के ही सिर्फ 300 से ज़्यादा जवान हैं। अंदर जो मलबा है वो कॉज ऑफ कंसर्न है बिकॉज मैनुअली उसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो मैन पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी तो हम और ज़्यादा लोगों को वहाँ ले आएंगे। सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है अभी वो मलबे को हटाना है जो टनों में है और वो धीरे धीरे करके बाहर आ भी रहा है। जैसा आप विजुअल्स में देख रहे हैं, हमने मशीनों को अंदर एम्प्लॉय किया हुआ है। कई जगहों पर जो अंदर का मलबा है उसके ऊपर की तरफ 1 से आधे फीट का ही मैं कहूँगा कि जगह बची हुई है जिसके अंदर। और कई बार ऐसी जगहों पर कई बार बीच बीच में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत कम होता है, ज़्यादा होता है, तो अंदर ऐसे सीधे घुस जाना बहुत सारे जवानों के साथ इज़ नॉट एडवाइसेबल जब तक एक प्रॉपर सिस्टम न बन जाए वहाँ अंदर जाने को, बिकॉज अंदर अंधेरा भी है और साथ ही साथ स्लश होने की वजह से उसमें दलदल में 5 से 6 फीट जवानों के धंसने की भी संभावना है। बिल्कुल, तो इस वजह से सारे एंगल्स पर विचार किया जाती है और वहां पर फिसलन बहुत ज्यादा होती है और यही वजह है जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। विवेक जी, मैं आऊंगी आपके पास। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता देखिए ताजा जो रेस्क्यू की तस्वीरें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। ITBP वहां पर मौजूद है, SDRF NDRF वहां पर मौजूद है और भारी भरकम मशीनों से जो गीली मिट्टी है जो कि रेत बन जाती है और उसके बाद उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, उसी को हटाने का काम जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से कृष्ण मित्रा से हमारे साथ क्योंकि बने हुए। कृष्णा जी,
बार बार जब आपदा आती है तो कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये जो मामला है, आप इस पूरे इलाके को, भौगोलिक अगर स्थिति इस इलाके की समझें तो बहुत बेतरकीब पहाड़ काटे जाते हैं, तिरछे पहाड़ काटे जाते हैं। ये सोचा नहीं जाता कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर हमारे पास प्लान बी क्या हो गया। क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम कंस्ट्रक्शन जब करें आगे, खास तौर पर इन इलाकों में, इन चीजों को सोचें उसके बाद करें? देखिए, ऐसा है कि ये बार बार कहा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले, ख़ास तौर पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस ज़रूर लेनी होती है। सिर्फ एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं, डिज़ास्टर क्लियरेंस भी लेना ज़रूरी होता है। अब खोला गया है, बहुत ज़्यादा कल मलबा अंदर आ गई थी तो पूरा ब्लॉकेड हो गई है, तो उसी को दोनों जो जेसीबी है वो अंदर जाके निकाल रहे हैं। और 100 करीब 180 मीटर का टनल है और एक आउटलेट टनल है जहाँ से जो 30 से 40 वर्कर्स हैं फंसे हुए हैं कल से, तो उनको निकालने का प्रयास है। देखिए, इस तरह से समझिए इस तस्वीर को कि पहाड़ में खास तौर पर ये जो पुल बनाए जाते हैं, ये जिंदगी को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस गांव का छोर उस गांव से जोड़ने वाला पुल ही जब धराशायी हो जाएगा तो एक तरह से रैणी गांव का संपर्क ना सिर्फ किसी जिले बल्कि पूरे के पूरे देश से कट जाएगा। इसीलिए जब तक ये पुल वापस नहीं बन जाते, इसीलिए गाँव से एक दूसरे से लोग ना तो बात कर पाएंगे ना संपर्क में आ पाएंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है दोबारा जिंदगी को पटरी पर लाना। उत्तराखंड की तबाही में तपोवन की तस्वीरें रोंगटे खड़ी करने वाली हैं। तपोवन ही वो जगह है जहां एनटीपीसी के टनल में अब भी 30 लोग फंसे हैं। पानी तो गुजर गया, लेकिन वहां अब तक केवल तबाही ही तबाही दिख रही है। पहाड़ की ऊंचाई से आज सुबह तपोवन कैसा दिखा, जानिए। रैनी गांव वो जगह जहां पर ग्लेशियर फटा और तबाही मच गई। उस छोर से महज 6 किलोमीटर पहले तपोवन विष्णुगाड विद्युत परियोजना, ये एनटीपीसी की ये वो परियोजना है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी सैकड़ों मजदूर यहां जो काम कर रहे थे लापता है, टनल में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो बैराज है उसके ऊपर भी आपको मलबा नजर आ रहा है। उससे साफ है कि जो पानी था यहाँ पर, जो सैलाब था, वो बैराज के ऊपर से बह रहा था। और ये बैराज जो आपको नजर आ रहा है करीब 30 से 35 मीटर का नजर आ रहा है, जबकि पहले 60 से 70 मीटर नजर आता था। करीब 30-35 मीटर की मिट्टी भर गई है। यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं जो सैलाब यहां से गुजर रहा था वो करीब पानी के ओरिजिनल लेवल से 100 से 150 मीटर ऊपर बह रहा था। जो कुछ उसके सामने आया उसको अपनी आगोश में लिया, तांडव करते हुए पानी का सैलाब आगे बढ़ता चला गया। और आगे टनल थी, टनल में मजदूर काम कर रहे थे, पानी भरा, मलबा उसके अंदर भरा और सभी मजदूर अंदर फंसे रह गए। बेहद भयावह मंजर। आईटीबीपी के जो जवान हैं टनल को खाली करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन मजदूरों का नहीं पता चल पाया। 16 मजदूर निकाले जा चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको इधर दिखा दूं, विद्युत परियोजना से ऊपर जो आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे सफेद बर्फ वाले, ये वही पहाड़ है जहां से ये ग्लेशियर जो था वो फूटा, नीचे जो गंगा है उसके अंदर गिरा, धौल गंगा के अंदर, और उसके बाद जो पानी का सैलाब था यूं सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ा। और इस बैराज के ऊपर से सैलाब बहता हुआ सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। और सबसे ज्यादा नुकसान इसी विद्युत परियोजना को हुआ है। आईटीबीपी ने कल 16 लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी सैकड़ों मजदूर हैं जो कि टनल के अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। वो टनल जिसको साफ करने में आईटीबीपी का भी कहना है कि करीब हफ्ता 10 दिन का समय लग सकता है। प्रवीण दीक्षित के साथ वरुण जैन, तपोवन, एबीपी न्यूज, उत्तराखंड। तो ग्राउंड जीरो से अलग अलग रिपोर्ट्स आपके सामने रख सकें ताकि उत्तराखंड के मौजूदा हालात क्या है वो आप समझ सके। तपोवन में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एक टनल में फंसे 16 लोगों को निकाल लिया गया है। दूसरी टनल में 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की गई है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है। बड़ी खबर यह है कि इस टनल के करीब 100 मीटर अंदर तक मलबा हटा लिया गया है। आपको दिखाते हैं टनल के अंदर की तस्वीरें।
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सदन में कहा है कि उत्तराखंड की आपदा पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उन्होंने बात की है। वेंकैया नायडू ने कहा कि अब तक टनल में लोग फंसे हुए हैं। आज उत्तराखंड की आपदा पर राज्यसभा में बोल सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, आज गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में उत्तराखंड त्रासदी और आपदा में हुए नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा सभापति वेंकैया नायडू ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की। The issue of the Uttarakhand is concerned, the entire House and for that matter country is really concerned. It feels sad of what is happened in Uttarakhand. Today morning, the first hour itself, I spoke to the Honorable Chief Minister of Uttarakhand, and the Chief Minister told me that all efforts are on. And there is no certainty about the number of casualties, and the tunnel is very long, and ITBP people who swung into action immediately. Later, the army also has been called, and other agencies, DRF and all, everybody is actively engaged, and the efforts are on to save the lives of the people. So let us wait for some time and get full details. Home Ministry is looking into this, and their Prime Minister himself is reviewing what is happening there. And really, it's a matter of grave concern. We shall wait till we get final report, and then I'll be asking Home Minister to apprise us of what has happened exactly and give that further details. रविवार को आई तबाही में पानी अपने पीछे तबाही के साथ छोड़ गया है। अभी भी 150 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज ने बात की डीजीपी अशोक कुमार से। आप डीजीपी अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी क्या हालात है? कितने लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है? कितनों के फंसे होने की? देखिए, मैं पूरी पोजीशन आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। लोगों में बहुत गलतफहमी फैलाई जा रही है, बहुत पैनिक फैलाया जा रहा है। उसकी ज़रूरत नहीं है। ये वन टाइम हादसा था जो कल 10:30 और 11 के बीच एग्जैक्ट टाइम पता नहीं उस टाइम में हुआ, और इसका इम्पैक्ट जो मैक्सिमम आया रैनी प्रोजेक्ट पे आया और तपोवन पावर प्रोजेक्ट पे आया। रैनी पावर प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, तपोवन से 121 लोग मिसिंग है, जो हमारे पास लिस्ट आई है, टोटल 153। इनमें से 10 डेड बॉडीज हमें रिकवर कर लिए हैं, 3 तपोवन से, 7 डाउन स्ट्रीम से। कल जिस समय हादसा आया, अलर्ट बहुत टाइमली हो गया, तो हमने उसको अलर्ट जो है नीचे तक हरिद्वार ऋषिकेश तक कर दिया, राफ्टिंग को बंद कर दिया, पूरे रिवर बेड को हमने इवैक्यूएट करवा दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि नीचे से कोई मिसिंग रिपोर्टेड नहीं है। अब 2-2:30 बजे के आसपास जो है ये पोजीशन क्लियर हो गई थी कि श्रीनगर डैम ने कहा, उसकी अथॉरिटी ने, कि हमारी जितना पानी आया उसको होल्डिंग कैपेसिटी है और उसमें कोई आगे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसके बाद वो कंट्रोल्ड वाटर ही गया श्रीनगर के नीचे। तो कोई रिस्क की जरूरत नहीं, कोई पैनिक नहीं है, न कोई हेली रेस्क्यू होना है। सर, यहाँ पर टनल में भी काफ़ी जो मड है वो इकट्ठा हो गई है, कई लोग फंसे हुए हैं। कितना टफ है, क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, टोटल तपोवन में 2 टनल थी। छोटी टनल कल खोल दी गई, उसमें से 12 लोग को रेस्क्यू किया, पूरी तरह सेफ है। बड़ी टनल में 25 से 30 लोग हो सकते हैं, जो इसी 153 की फिगर में से ही है। उसको खोलने का प्रयास जारी है। लंबी टनल है, बहुत मलबा पूरा भरा हुआ है। मेरा ये कहना, अगर वो शुरुआती जो झटका होता है, अगर उसमें दब गए होंगे तो अलग बात है, अगर बचे होंगे तो अभी भी बचे मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देने वाले हैं, और आज होने वाला है भाषण कई मायनों में खास। क्या खास होगा इस भाषण में, रिपोर्ट में जानिए। बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार कृषि कानून के विरोध में हंगामा कर रहा है और सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। लगातार जारी हंगामे के बीच आज पीएम मोदी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देने वाले हैं। पीएम का 10:30 बजे होने वाला ये भाषण कई मायनों में खास है। माना जा रहा है कि पीएम सदन में अपने भाषण में किसानों से जुड़े मुद्दे और कृषि कानून पर बोल सकते हैं। सदन में निष्पक्ष रूप से अगर आज पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सिर्फ राज्यसभा को संबोधित करते हैं, तो सदन की कार्यवाही में ये भाषण एक नए अध्याय के तौर पर जुड़ेगा। ऐसा इसलिए
क्योंकि पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा के बजाय केवल राज्यसभा में जवाब देंगे। अभी तक परिपाटी यही है कि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हैं। केवल 2 ही बार ऐसा हुआ है जब किसी पीएम ने लोकसभा में इस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया हो। हालांकि दोनों ही मौकों पर पूर्व प्रधानमंत्रियों ने राज्यसभा में भी भाषण नहीं दिया था। इन सब के बीच पीएम के भाषण के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।